नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के हाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको लगभग 5000 क्वेश्चन आपको सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और जो भी सारे सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन टेस्ट हम आपका लगाएंगे। और ये आपके खासकर उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम होने वाला है भविष्य में, लेखपाल और होमगार्ड से संबंधित ये वीडियो सीरीज है। दोस्तों, अगर आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें। अगर आपने तैयारी अभी पूर्ण नहीं की है, सही से तैयारी नहीं की पाई है, तो आप अब एक मंथ अगर मुझे दे देंगे तो आपको आसानी से आपका होमगार्ड में नंबर आ जाएगा। आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे, आपको मैं वेरी इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन इस सीरीज के माध्यम से कराऊंगा। और इस सीरीज का ये पहला वीडियो होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए अब आपकी सीरीज को शुरू करते हैं। तो जो आपको दिख रहा है सामान्य ज्ञान का सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस है होमगार्ड भर्ती का, जिसमें कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था, इतने टॉपिक के बारे में आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके प्रत्येक टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इस प्रकार से मैं ये 5000 क्वेश्चनों की सीरीज आपको तैयार करूंगा सिलेबस के अनुसार। चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो फ्रेंड, इसका पहला क्वेश्चन है सीरीज का, काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। भले ही ये इजी आपको लग रहे होंगे अगर आपने पढ़ा होगा, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको यही क्वेश्चन हार्ड लगेंगे, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने। अगर ये आपने 5000 की सीरीज कर ली तो आपको गारंटी से आपका नंबर आ जाएगा। आने वाले जो होमगार्ड की भर्ती है, आपको पता होगा 41,000 जो भर्ती है, उसमें आपका आसानी से नंबर आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी क्या है? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि भारत देश की जो राजधानी है वो क्या है? नई दिल्ली है। अब आपको सिर्फ भारत की राजधानी नहीं पता होना चाहिए, बाकी सभी जो भारत के पड़ोसी देश हैं उन सभी की राजधानी भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, ये सारी राजधानी आपको पता होना चाहिए। और आगे जब मैं सीरीज आपको चलाता रहूंगा उसमें सारी राजधानियां रिवाइज कराता रहूंगा मैं आपको, बस क्योंकि ये आपके सिलेबस में टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि आपका सिलेबस क्या क्या, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं सारी वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अब देर ना करते हुए लगातार मैं आपको बताता रहूंगा, और जो ऑप्शन वाइज चीजें होंगी वो भी मैं आपको कराता रहूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु। ठीक है, तो आपको भारत के राष्ट्रीयता के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम में इससे पूछने की ज्यादातर 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पशु आपको पता होगा क्या है? बाघ। अब राष्ट्रीय पक्षी भी आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय कैलेंडर भी पता होना चाहिए, और राष्ट्रीय पुष्प भी आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय पुष्प आपको पता होगा कमल है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होगा, आई होप। और नहीं पता होगा तो आगे सीरीज में मैं आपको सारी चीजें कराता रहूंगा। और मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसमें एक ही टाइप के नहीं है, सारे मिक्स क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। ठीक है, आप सभी को पता होगा। अब राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल का भी आपको पता होगा कि राष्ट्रीय खेल क्या है हमारा? भारत का हॉकी राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गान आप सभी को पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था। भारत का किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय गीत अलग है, राष्ट्रीय गान अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। ये सामान्य ज्ञान है दोस्तों, जो जनरल नॉलेज है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वही सामान्य ज्ञान जो कि आपके सिलेबस में टॉपिक है, उससे ही रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? राजस्थान। और सबसे अगर छोटा पूछा जाए क्षेत्रफल में तो गोवा है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और जनसंख्या में सबसे छोटा पूछा जाए तो सिक्किम है। ये एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपको पता होगा जो भारत में है वो कौन सी है? गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ठीक है, 2525 इसकी लगभग लंबाई भारत में है। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री, अब भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहली महिला प्रधानमंत्री, इसकी सब जानकारी आपको होना चाहिए। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पूछा है तो पहले प्रधानमंत्री कौन है? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि इंदिरा गांधी जो कौन है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और लाल बहादुर शास्त्री कौन थे?
भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन से थे? दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो ये सब जानकारी भी आपको होना चाहिए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहा हूं वो भी आप अपने माइंड में रखते रहिएगा। और बाकी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस सीरीज को आपने पूरा कर लिया और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं व्हाट्सएप एक ग्रुप बना रहा हूं, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस पर आप जाके व्हाट्सएप पे पीडीएफ इसकी प्रोवाइड हो जाएगी, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और पूछा जाए भारत कब गणतंत्र हुआ था, तब भी यही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। लेकिन पूछा जाए भारत कब स्वतंत्र हुआ था तो 15 अगस्त 1947, ठीक है। और भारत का संविधान कब अपनाया गया था, ठीक है, तो 26 नवंबर 1949। जो ऑप्शन डी है वो है भारत का कब अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत अगर पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए, संविधान रिलेटेड है। अब भारत का राष्ट्रीय फूल, तो ये भी आप सभी को पता होगा, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। कौन सा है? कमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है मुंबई। कौन सा शहर है? मुंबई, ठीक है। भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, लेकिन भारत का जो जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वो मुंबई की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे छोटा राज्य, ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य। अब देखो सबसे छोटा राज्य इसमें क्लियर नहीं कर रहा है, जब क्लियर नहीं करा जाए तब आपको क्षेत्रफल में ही बताना है, क्योंकि जनसंख्या का वर्ड वो जनसंख्या लिखकर देगा। यहां पे क्षेत्रफल की बात की जा रही है, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन इसी टाइप का लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में, तो वहां पे आपको क्षेत्रफल में काउंट किया गया है गोवा, ठीक है। तो क्षेत्रफल अगर बोर्ड नहीं दिया जाए तब आपको क्षेत्रफल काउंट करना है, क्षेत्रफल दिया जाए तो और अच्छी बात है, अगर क्षेत्रफल नहीं दिया तो आपको क्षेत्रफल देखना। जनसंख्या वर्ड देगा, अगर जनसंख्या दिया जाए तो जनसंख्या में हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? सिक्किम आंसर होगा जब जनसंख्या पूछा जाए। लेकिन यहां पे छोटा पूछा है तो गोवा बताएंगे, क्योंकि छोटा हमेशा क्षेत्रफल में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं एग्जाम होमगार्ड में और लेखपाल भर्ती में संबंधित, ठीक है। और ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, 20 क्वेश्चन शुरू में मैंने सामान्य ज्ञान के लिए हैं, फिर उसके बाद मैंने सब्जेक्ट चेंज किया है, ठीक है, जैसे सिलेबस के अनुसार। तो भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में जो राज्य हैं, राज्यों की संख्या 28 है। कितनी राज्यों की संख्या? 28 है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 28 राज्यों की राजधानी भी आपको पता होना चाहिए, जो आगे मैं आपके वीडियो में कराता रहूंगा, क्योंकि जो राज्य हैं उनसे संबंधित भी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो उनके राज्यों की राजधानी भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? अब देखो काफी अच्छा क्वेश्चन आया है, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था उसका डिजाइन किसने बनाया था? तो इसका जो डिजाइन बनाया था वो बनाया था पिंगली वेंकैया ने। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अनुपात कितना होता है? 3:2। कितना होता है? 3:2। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितना होता है? 3:2, ठीक है। यानी कि लेंथ कितनी है? 3 और ब्रेथ कितनी है? 2, यानी कि 3 लंबाई और 2 चौड़ाई में होता है, ठीक है। और भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि आप सब डेली इसका यूज करते हैं। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि रुपया, किसका यूज करते हैं आप सभी का? रुपया का। तो ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अन्य मुद्रा है वो भी अन्य पड़ोसी देशों की मुद्रा पता होना चाहिए, जैसे डॉलर अमेरिका की है, ठीक है। और आपको जैसे ढाका पाकिस्तान, इन सभी जो बांग्लादेश की राजधानी और बांग्लादेश की मुद्रा, इन आस पड़ोस जो देश हैं भारत के, उनकी भी मुद्रा पता होना चाहिए। आगे वीडियो में आपको लगातार आपको ये सीरीज जब चलेगी तो आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी, बस आपको इनको डेली फॉलो करना है मुझे। आप आसानी से सारी क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, और इस वीडियो को एक बार देखें, एक बार आप पीडीएफ को पढ़ें, आपको आसानी से सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष आपको पता होगा भारत का कौन सा है? बरगद का, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कंफ्यूज नहीं होना, उत्तर प्रदेश का अशोक है, लेकिन भारत का पूछा है यहां पे तो बरगद है, ठीक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, अब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया था अभी कि महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए कौन है? इंदिरा गांधी, ठीक है। और प्रधानमंत्री पहले पूछा जाए तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति पूछा जाए तो राष्ट्रपति कौन है? आपको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन महिला राष्ट्रपति अगर पूछे जाए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो वो हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत, अब राष्ट्रीय गीत यहां पे पूछा है
तो राष्ट्रीय गीत हमारा जो है भारत का वो कौन सा है, वंदे मातरम है। कौन सा है, वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान अगर पूछा जाता तो राष्ट्रीय गान होता है जनगण मनगढ़। किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये सब बेसिक है और जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 है। पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन आपको पता है वो दमन और दीप और दादरा और नागर हवेली दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारे इंपोर्टेंट सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे दोस्तों, जो कि आपके सिलेबस में है। चलिए पहला क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? यानी कि जो भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो भी सारे इंपोर्टेंट ऑप्शन है। अगर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक, तो हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और अगर पूछा जाए परमाणु रिएक्टर के जनक कौन है, तो परमाणु रिएक्टर के जनक जो है वो होमी भाभा हैं। और अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो भारत का अंतरिक्ष के जनक माने जाते हैं, वो विक्रम साराभाई को माना जाता है। तो ये सारे इंपोर्टेंट ऑप्शन थे। तो जहां इंपोर्टेंट ऑप्शन होंगे उन्हें भी मैं आपको डिस्कस करता रहूंगा। आगे ये क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन के साथ साथ में रिवाइज कराता रहूंगा ताकि आपको ये चीजें याद होती रहे। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। भारत में अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया कि हरित क्रांति किससे संबंधित थी। अभी हरित क्रांति के जनक तो मैंने आपको बताया कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। लेकिन हरित क्रांति का जो संबंध था वो किससे था? तो आपको पता होना चाहिए हरित क्रांति का संबंध जो था वो था हमारा खाद्य उत्पादन से। किससे था? खाद्य उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध था। ठीक है, क्योंकि दूध का जो संबंध था वो श्वेत क्रांति से था। ठीक है, और मत्स्य उत्पादन यानी कि आपको पता है मछली और ये सब उत्पादन से संबंध, ठीक है, नीली क्रांति, ठीक है, वेल। तो ये आपको पता होना चाहिए, खाद्य उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। ठीक है, और इसके हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन, भारत में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहां पर है? अब इसरो का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। कहां पर है? बेंगलोर में इसका मुख्यालय है इसरो का। ठीक है, और इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। ठीक है, ये सन भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो हुआ था पोखरण में। ठीक है, तो पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? पोखरण में हुआ था। ठीक है, मिशन मंगल किससे संबंधित है? तो मिशन मंगल जो संबंधित है आपको पता होगा मंगल ग्रह से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? मंगल ग्रह से। ठीक है, तो मंगल ग्रह पे मंगलयान भेजा गया था, उसी से संबंधित है मिशन मंगल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब जो अदर ऑप्शन है वो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जैसे 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को भारत में आपको पता है जवाहरलाल नेहरू यानी चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी का जो प्रथम प्रधानमंत्री है उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 15 अगस्त आप सभी को पता होगा भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। अब देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के सामान्य विज्ञान के इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो सिंपल टाइप के होंगे, क्योंकि होमगार्ड लेवल का एग्जाम है, हाई स्कूल लेवल से पढ़ा है। क्योंकि आपको पता होगा प्रीवियस एसआई का एग्जाम हुआ है, उसमें इतना इजी एग्जाम दे दिया, तो ये तो होमगार्ड का, इसे इतना टफ क्यों बनाएंगे? ठीक है, तो जिस ग्रेजुएशन लेवल से था उसको आपको देखा होगा, तो आपको बेसिक बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। वही सारे बेसिक क्वेश्चन में लेकर आया हूं आज पहली वीडियो में। ठीक है, और ये सीरीज अगर आपने 5000 की कंप्लीट कर ली दोस्तों, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप आसानी से वर्दी धारक हो जाएंगे। ठीक है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पूरा पता होना चाहिए। अब आर्यभट्ट क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि आर्यभट्ट क्या है? एक उपग्रह था। क्या था? एक उपग्रह था। ठीक है, आर्यभट्ट क्या था? एक उपग्रह। भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? तो भारत का जो पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में भारत का पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट है डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसरो की आपको मैंने बताई, इसरो की भी इंपॉर्टेंट है और डीआरडीओ की भी। तो डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए अगर आप होमगार्ड लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तब, ठीक है। तो अब डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है, जो डिफेंस से संबंधित चीजें बनाती है हमारी डीआरडीओ, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी डिफेंस के रिसर्च के संबंधित डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत का ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो भारतीय सेना के लिए डिफेंस संबंधी चीजें बनाई जाती हैं। अब काफी इंपोर्टेंट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई में, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है, अब नीली क्रांति आपको पता होगा मछली से संबंधित है। मैंने आपको प्रीवियस में बताई थी मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछली से संबंधित है नीली क्रांति, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री, अब भारत, ये सब सामान्य विज्ञान के जर्नल क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के पहले कौन है अंतरिक्ष यात्री, तो भारत का पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे, राकेश शर्मा थे, ठीक है। जो राकेश शर्मा थे जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ। अब देखो अभी चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, लेकिन चंद्रयान फर्स्ट इसमें पूछा, तो चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2008 में। कब हुआ था, 2008 में, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब विक्रम लैंडर किस मिशन से संबंधित था, तो विक्रम लैंडर आपको पता होगा चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था, ठीक है। चंद्रयान 2 में ही विक्रम लैंडर प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो चंद्रयान 2 में जो विक्रम लैंडर का प्रयोग किया गया था। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो आपको बहुत ज्यादा लाभ करेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चंद्रयान 2 मिशन से संबंधित है कौन सा, विक्रम लैंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा है। कौन सा है, अप्सरा, पहला परमाणु रिएक्टर, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए होंगे, अगर जिस बच्चे ने थोड़ी भी तैयारी करी होगी उसे पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन ये आ रहे हैं। सारे मैंने अपने द्वारा टाइप कर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो भारत में गगनयान मिशन किससे संबंधित है, तो जो भारत में गगनयान मिशन है वो संबंधित है मानव के अंतरिक्ष उड़ान से, जो मानव अंतरिक्ष में उड़ान करेंगे उससे संबंधित है गगनयान मिशन, ठीक है। ये जो भारत का गगनयान मिशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR का पूरा नाम क्या है। CSIR का पूरा नाम जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूट रिसर्च, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वही इसका आंसर होगा, काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूशनल रिसर्च। यही क्या है, CSIR का फुल फॉर्म, ठीक है। ये भी फुल फॉर्म भी कुछ पूछी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पीली क्रांति, अब पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए जो पीली क्रांति है इसका संबंध किससे है, तेल और बीज से, ठीक है। यानी कि पीली चीजें से, तिलहन वगैरह से, इस चीज से इसका संबंध है, ठीक है। सूरजमुखी से भी इसका संबंध है। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था, तो भारत का जो पहला चंद्र मिशन था, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान फर्स्ट जो 2008 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान फर्स्ट जो है भारत का पहला चंद्र मिशन था, ठीक है। भारत में लाल क्रांति किससे संबंधित है, अब लाल क्रांति जो संबंधित है वो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको याद होने चाहिए। अब इतिहास के क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं कुछ इंपोर्टेंट, क्योंकि मैंने प्रत्येक उसमें 20-20 क्वेश्चन लिए हैं इंपोर्टेंट जो आपको टच होते रहे, तो आपको याद होते रहे। अब इतिहास से संबंधित देखते हैं। तो इतिहास का देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपको पता होगा कौन सा था, मोहनजोदड़ो। कौन सा था, मोहनजोदड़ो, ठीक है। रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो वेदों की रचना किस भाषा में हुई है, अब वेदों की रचना जो हुई है वो आपको पता होगा संस्कृत भाषा में की गई है। वेदों की रचना किसमें की गई है, संस्कृत भाषा में की गई है, ठीक है। महाजनपदों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो उस समय जो महाजनपद थे वो कितने थे, 16 महाजनपद थे। कितने थे, 16। अब इन 16 में से जो उत्तर प्रदेश में है 8, उन 8 के आपको नाम याद होने चाहिए। आगे आपको जब मैं वीडियो बनाऊंगा उनमें सब आपको डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। देखो ये भी इतिहास के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी,
कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अशोक ने किस युद्ध में बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने कौन सा युद्ध था जिसमें बौद्ध धर्म को अपनाया? ठीक है, तो ये जो इसका आंसर होगा कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसमें बहुत ज्यादा मारकाट की थी अशोक ने। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हिंसा को त्याग कर दिया था। तो अशोक ने कलिंग के युद्ध में बौद्ध धर्म को अपनाया था उसके बाद। ठीक है, गुप्त वंश का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? ठीक है, स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा जो गुप्त वंश था, ठीक है, तो स्वर्ण काल उसमें जो कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त मौर्य के काल को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त मौर्य के काल को। और गुप्त वंश की स्थापना अगर पूछी जाए तो वो किसने करी थी? श्रीगुप्त ने करी थी। किसने करी थी? श्रीगुप्त ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने करी? तो आर्य समाज की स्थापना जो की थी तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? अब दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। काफी इंपोर्टेंट पानीपत का प्रथम युद्ध। अब ये इतिहास से देख सकते हैं, मैंने एक टॉपिक से नहीं सब मिक्स करके लिए जो इंपोर्टेंट थे वो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। ठीक है, अकबर, ठीक है, और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अकबर का पूरा नाम। अब देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि अकबर का पूरा नाम क्या था। तो अकबर का जो पूरा नाम था वो आपको पता होना चाहिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अकबर का पूरा नाम था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ठीक है, आपको लग रहा होगा इजी क्वेश्चन, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने, ये सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज होने चाहिए। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। ठीक है, शिवाजी किस वंश के संस्थापक थे? तो जो शिवाजी थे वो किस वंश के संस्थापक थे? तो आपको पता होगा मराठा जो वंश था उसके संस्थापक थे शिवाजी। ठीक है, मराठा वंश के संस्थापक थे। प्लासी का युद्ध। अब देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दो युद्ध हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जो प्लासी का युद्ध है वो हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। एक युद्ध और है बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ये दोनों युद्ध आपको पता होना चाहिए, इतिहास के युद्ध हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? जो भारत में जो है ब्रिटिश शासन की जो शुरुआत है वो किस युद्ध से मानी जाती है? तो जो भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत जो मानी जाती है वो प्लासी के युद्ध से ही मानी जाती है। जो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के अंग्रेजों के बीच हुआ था, अंग्रेजों ने जो युद्ध जीता था उसमें ही अंग्रेजों ने अपनी अस्तित्व जमा लिया था। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखो मैंने अभी आपको बताया था बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। दोनों युद्ध काफी इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बार बार इसी वजह से मैंने ऑप्शन इसी टाइप के बनाए ताकि आपको रिवाइज भी होते रहे। 1857 के विद्रोह का पहला केंद्र क्या था? तो जो 1857 का विद्रोह था उसका पहला केंद्र यानी कि उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से। कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ठीक है, अब कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। एएम ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष भी पूछा जाता है कौन थे? बिमलेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? अब आपको ये सभी को क्वेश्चन पता होगा कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, अब संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। जो 20 क्वेश्चन होंगे इंपोर्टेंट वो संविधान से रिलेटेड होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस भाग में है? क्या पूछा है? भाग पूछा है। ठीक है, तो आपको पता होगा हमारे संविधान में जो भाग हैं वर्तमान में वो कितने हैं? 22 हैं। ठीक है,
ठीक, जो संविधान जब मूल संविधान बना जब 22 है, अब तो बढ़ चुके हैं इसके, ठीक है, 25 भाग हो चुके हैं, लेकिन इसके ए बी सी डी करके भाग बढ़ाए हैं, उन्हें मूल संविधान में उसको 22 ही गिनती दी गई है। ठीक है, तो 22 भाग हैं, ठीक है, और 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मूल संविधान में थी। ठीक है, अब थोड़ा चेंजिंग हो गई है, लेकिन आपको यही चीज याद रखनी है। ठीक है, वो चेंजिंग वाली चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। वैसे तो ये अनुसूचियां अगर पूछा जाए मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी तो 8 थी, जो बढ़कर कितनी हो गई अब 12। अब 22 भाग थे पहले, अब कितने हो गए हैं 24, लगभग 25 भाग हो गए। लेकिन आपसे 24 के ही यही 22 भाग पूछे जाएंगे। आपको ये सिर्फ सिंपल बात याद रखनी है कि भारतीय संविधान में जो क्या था 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हो गई हैं। अनुच्छेद कितने हैं 395 हैं। ठीक है, वैसे अगर आप टोटल करोगे 450 के लगभग अनुच्छेद पहुंच चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको मूल संविधान से याद रखने हैं क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें पूछा गया कि जो समानता का अधिकार है, समानता का जो अधिकार है वो किस भाग में है। तो जो समानता का अधिकार जो दिया गया है, क्योंकि अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार की जो बात की गई है वो कौन से संविधान में आपको पता होगा कौन से भाग में की गई है। तो जो मौलिक अधिकार की जो भाग की गई है वो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में है। और कहां से लिए गए मौलिक अधिकार, लिए गए अमेरिका के संविधान से लिए गए। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि जैसे भाग 1 में भारत का संघ का जो है, और भाग 2 में नागरिकता है, और भाग 3 में क्या है हमारा मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 काम है जो है क्या है मौलिक कर्तव्य, यानी कि मूल कर्तव्य हमारे भाग 4 काम में है। ठीक है, और जो रूस के संविधान से लिए गए, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 21 है वो संबंधित है जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 21 का संबंध है। यह सब आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपोर्टेंट चीजें मैंने ली हैं, जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट से वही मैंने उठाए। ठीक है, भारत में मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया, जो मूल कर्तव्य था वो किस संशोधन से जोड़े गए। तो जो 42वां संविधान संशोधन था जो कब हुआ था 1976 में हुआ था। कब हुआ था 1976 में। ठीक है, तो उसके तहत ही जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को। कब किसको जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी मैंने बताया कि जो भारत का संविधान का जो भाग है भाग 4, भाग 4 ही नीति निर्देशक तत्व को बताता है, और भाग 4 का जो है मूल कर्तव्य को बताता है, और भाग 3 जो है वो बताता है मौलिक अधिकार को, और भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। 5 से 11 अनुच्छेद नागरिकता, और आपको पता होना चाहिए 12 से, ठीक है 35, 12 से 35 किस किस में है, मूल अधिकार है हमारे। 12 से 35 जो अनुच्छेद है वो किस उसमें क्या है, मूल अधिकार है, यानी कि 12 से 35। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35, ये 5 से 11, और जो है 36 से 51, 36 से 51 में क्या है, मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, और हमारे जो 51 का है, 51 का जो कि 4 का में है, क्या है मूल कर्तव्य, क्या है मूल कर्तव्य। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था कौन सा, वो जो जोड़ा गया था, आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द को। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने प्रस्तावना संबंधित एक वीडियो आपको पहले बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको भी देखिएगा। मैंने बहुत आसान तरीका से उस वीडियो में आपको समझाया है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो हमारा संविधान था उसमें जो हमारी प्रस्तावना थी उसमें कुछ शब्द बाद में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो एक तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, एक समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, एक राष्ट्र की अखंडता, इन 3 शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 19। अब देखो सब मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 19 है वो हमारा संबंध है स्वतंत्रता से। किससे, स्वतंत्रता, क्योंकि 19 से आपको पता होगा, ठीक है 19, 20, 21, 22 ये जो है अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, ठीक है,
यानी कि कौन सा शब्द उसमें नहीं है। जो प्रस्तावना है, आपको मैंने वीडियो बना रखा है प्रस्तावना का, वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, 10 मिनट का वीडियो है। तो उसमें जो शब्द है वो राजशाही शब्द उसमें नहीं है। उसमें ये तीनों शब्द दिए गए हैं, समाजवादी, ये आपको पता है, मैंने बताया, संशोधन के तहत जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष, ये भी संशोधन का, और ये मूल संविधान की प्रस्तावना में था, लोकतंत्र, लेकिन राजशाही शब्द उसमें नहीं है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक संविधान की भी नॉलेज होनी चाहिए। सारी बेसिक से ही आपका पेपर आएगा, और बेसिक आपका अच्छा है तो आप आसानी से पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो आपको इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, जैसे एसआई के पेपर में हुआ है बच्चों के साथ। पेपर आ गया इजी, बच्चों ने तैयारी ज्यादा बड़े लेवल की कर ली, इजी क्वेश्चन को ही डाउट में आकर गलत करे आए। तो आपको गलत नहीं करना है, आपको अपना डाटा फैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट याद रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अब लागू का पूछा है तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। पूछा जाता है कि हमारा संविधान कब स्वतंत्र हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को। और हमारा संविधान कब हमने अपनाया, तो अपनाने वाली जो डेट थी 26 नवंबर 1949 की, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो पूछा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, अब देखो यहाँ पे स्थायी अस्थायी की बात नहीं की गई है, लेकिन ऑप्शन को देख के हम स्थायी अध्यक्ष ही चुनेंगे। स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उसमें सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर संविधान सभा की बैठक हुई। उसमें स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का निर्माता जो कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपको पता होगा, जो समितियां बनी थी, जो संविधान बनाने का कार्य दिया गया था, उसके ये अध्यक्ष थे, ठीक है। और भारत में नागरिकता किस भाग में है, तो ये मैंने आपको बताया, भारत में जो नागरिकता है वो भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, ठीक है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपको याद हो जाएं। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव जो कराता है वो निर्वाचन मंडल के तहत किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है, तो सर्वोच्च न्यायालय आपको सबको पता होगा नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि दिल्ली आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो संविधान का अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार से संबंधित है। इसी को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को जो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, अनुच्छेद 32 को ही कहा है, क्योंकि इसमें संविधान उपचार की बात की गई, यानी कि इसमें 5 प्रकार की रिट की बात की गई है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसके तहत ही आप रिट डाल सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और 226 अनुच्छेद के तहत डाल सकते हैं आप हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो जो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। आपको पता होगा हमारे भारत में 3 अंग हैं जो संविधान के मुख्य अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब इसमें 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा से जो आपको पता होगा जो सांसद जो चुने जाते हैं, जिनका निर्वाचन किया जाता है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये लोकसभा के ही सदस्य हैं, उसके तहत इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था, तो संविधान का अनुच्छेद 370 जो था, अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर के संविधान से संबंधित था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकल नागरिकता किस देश से ली गई है, यानी कि जो नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर पूछा जाए अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो कनाडा का संविधान है उससे संघीय, ठीक है, व्यवस्था ली गई है। अगला है
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, ठीक है, तो सबसे बड़ा स्रोत जो है इन ऑप्शन के अनुसार तो ब्रिटेन होगा, लेकिन अगर वैसे पूछा जाए सबसे बड़ा स्रोत तो 1935 का भारत शासन अधिनियम होगा इसका आंसर। अगर वो ऑप्शन होता तो वो होता, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो इसमें ब्रिटेन में सबसे ज्यादा स्रोत लिया गया, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों ने हमें विधि जो चीज थी यानी कानून को जो सिखाया वो अंग्रेजों के माध्यम से ही हमने सीखा है, क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे लगभग 200 साल राज किया, उसमें उन्होंने हमें कानून तो सिखा के गए। ठीक है, अब भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट और सामान्य क्वेश्चन है। भारत में जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का है। इस समय वर्तमान में किस क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र कौन सा होता है? जिसमें सेवा दी जाती है, जैसे डॉक्टर, पुलिस, ठीक है, ये सब सेवा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और जो अगर पहले पूछा जाता कि शुरू में जब संविधान जो था हमारा निर्मित हुआ था उस समय कृषि क्षेत्र का था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है खाद्य उत्पादन बढ़ाना। क्या मुख्य उद्देश्य है? खाद्य का उत्पादन बढ़ाना, यानी खाने पीने की चीजों का उत्पादन बढ़ाना, जैसे गेहूं, इन सब चीजों का उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, हरित क्रांति के जनक मैंने बताया एम एस स्वामीनाथन। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, क्योंकि योजना आयोग की जगह अब क्या बन गया? नीति आयोग बन चुका है। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, अब नीति आयोग जो 2015 में बना था वो चल रहा है। ठीक है, और भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपको देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। ये भी आपको पता होना, किसकी जगह आया? योजना आयोग की जगह पर आया है नीति आयोग। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बस आपको इस सीरीज पूरी करनी है। थोड़ा वीडियो लेंदी होगा लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। भारत में मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति यानी कि जो महंगाई होती है, ठीक है, कीमतों में जो वृद्धि होती है, महंगाई को ही बोलते हैं मुद्रास्फीति, यानी कीमतों में वृद्धि, कीमतों की वृद्धि होना यानी महंगाई बढ़ना, उसी चीज को क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोला जाता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा, ये सब अर्थशास्त्र के जो वर्ड हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा भी अर्थशास्त्र पढ़ा होगा तो आप सारे क्वेश्चन दे पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक बच्चे कम पढ़ पाते हैं इकोनॉमिक्स को, इसी वजह से मैंने इसके सिंपल क्वेश्चन भी लिए हैं। राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? जो राजकोषीय घाटा है वो क्या होता है? जो हमारे देश की आय है और व्यय है उसके अंतर से संबंधित है, यानी कितनी आय आ रही है और कितना हम व्यय कर रहे हैं। अगर क्या होता है कि आय का स्रोत कम होता है और व्यय हमारा ज्यादा हो रहा होता है, खर्चा ज्यादा हो रहा होता है, तो वहीं पे हमारा राजकोषीय घाटा हो जाता है। यानी कि जब हमारी इनकम का सोर्स कम हो और खर्च हमारा ज्यादा हो रहा हो तो वो राजकोषीय घाटा होगा एक प्रकार से, लेकिन ये देश से संबंधित है, तो देश की आय और व्यय का अंतर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो आरबीआई की स्थापना है वो 1935 में हुई थी। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीआई का मुख्य कार्य है मुद्रा जारी करना, यानी कि नोट, यानी कि जो आपको पता है जो मुद्रा जारी होती है वो आरबीआई के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो अब देखो प्रत्यक्ष कर जो है उसका उदाहरण क्या है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आयकर, आयकर जो है उसका ही प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? ऐसा कर जिसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़े? व्यक्ति पे पड़े, यानी सीधे व्यक्ति पे पड़े, किसी अन्य लोगों पे ना पड़ के सीधे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी जो अभी डायरेक्ट पे कर रहा है। जैसे आय है, आय अगर मैंने इनकम करी है तो सीधा उसका इफेक्ट मुझे ही देना है, किसी और को नहीं देना। लेकिन जो जीएसटी है इनका इफेक्ट सबको पड़ता है। जीएसटी का इफेक्ट कैसे पड़ता है आपको पता होगा, जब कोई मालिक किसी वाहन को खरीद के लाता है, ठीक है, जैसे कोई कंपनी वगैरह खरीदती है तो उनने जीएसटी दी, फिर तुम खरीदते हो तुम अलग से जीएसटी देते हो, तो उसका इफेक्ट दूसरों पर भी पड़ता है। तो वो जीएसटी वो एक अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन जिसका इफेक्ट सीधे व्यक्ति पे पड़े वो क्या है? प्रत्यक्ष कर है। तो ऐसे कर जिनका इफेक्ट सीधे व्यक्ति पर पड़ता है वो प्रत्यक्ष कर होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है तो जीएसटी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है सभी पे पड़ता है। ठीक है, जैसे आप अगर खरीदोगे आप पे भी पड़ेगा, स्टेट खरीदेगा स्टेट पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, भारत में बेरोजगारी किससे संबंधित है? तो आप देख सकते हैं कि जो भारत में जो बेरोजगारी है उसका संबंध किससे है? तो काम करने की इच्छा ना होना, नहीं, ये तो बेरोजगारी नहीं, काम ना मिलना। यानी कि बेरोजगारी क्या है? किसी व्यक्ति को काम ना मिलना, यानी कि योग्यता के अनुसार काम ना मिलना ही एक बेरोजगारी है। जब योग्यता के अनुसार काम ना मिलता है उसे छिपी बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, जो खासकर कृषि में होती है। ठीक है,
तो अगर काम ही नहीं मिले तो वो बेरोजगार व्यक्ति कहलाता है। ये तो सिंपल बात थी। कम वेतन मिलना, ज्यादा काम करना, ये सब नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? तो राष्ट्रीय आय जो है वो दर्शाती है कुल आय को, यानी कि जो भारत की कुल आय है वही क्या है, हमारी राष्ट्रीय आय, ठीक है। भारत में बैंकिंग का नियम कौन बनाता है, ठीक है, कौन करता है? तो बैंकिंग का नियम जो है वो कौन करता है? तो आपको पता है बैंकिंग संबंधी जो नियम है, यानी कि कर को लगाना, जो चीजें यानी कि बैंक से संबंधित, वो आरबीआई के हाथ में है। सब बैंकिंग संबंधित किसके हाथ में? आरबीआई के, ठीक है। अब सेबी का संबंध किससे है? अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेबी का संबंध किससे है, ठीक है। तो सेबी का जो संबंध है वो शेयर बाजार से है। शेयर बाजार में जो आपको पता होगा, शेयर मार्केट में कुछ लोग यूज करते होंगे, ठीक है, स्टॉक को खरीदना बेचना, वो सब सेबी से संबंधित है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, ठीक है। भारत में मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई? तो मेक इन इंडिया जो योजना है उसकी शुरुआत की गई थी 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तभी ये मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी, ठीक है, 2014 में। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया है उसका उद्देश्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, स्टार्टअप का मतलब ही होता है कि नई नई चीजों को शुरुआत करना, नए व्यवसाय को बढ़ावा देना, यही स्टार्टअप का उद्देश्य है, ठीक है। ये भी 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। भारत में डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना। किसका उद्देश्य है? डिजिटल जो सेवाएं हैं, यानी कि जैसे लेन देन है, आप ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन करते हो, ये सब क्या है? डिजिटल इंडिया का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो डिजिटल, जैसे आप स्टडी भी अभी कर रहे हो, ये भी डिजिटल इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना। जनधन योजना किससे संबंधित है? तो जनधन योजना के तहत आपको पता होगा प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में खाते खोले गए थे, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति का जीरो बैलेंस का जो खाता खोला गया था बिना किसी लेन देन के, तो वही बैंकिंग संबंधित ये योजना है। किससे संबंधित है? बैंक से संबंधित, बैंकिंग संबंधित ये योजना थी। तो ये योजना संबंधित क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो जो भारत में जो गरीबी रेखा का जो निर्धारण होता है वो किस आधार पर होता है? तो आय, ठीक है, खर्च, उपभोग, ठीक है। तो इसका जो निर्धारण होता है वो खर्च के आधार पर होता है, ठीक है, ना कि आय के, खर्च के आधार पर, यानी कि कौन व्यक्ति कितना खर्च कर पा रहा है उसके आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। और ये इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य संकेत क्या है? ठीक है, तो भारत में आर्थिक विकास का जो मुख्य संकेत है वो जीडीपी ही है, यानी कि जीडीपी के माध्यम से ही हमारे देश का आर्थिक विकास होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।